चलिए भाई शुरू करें आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में जो हमारी आज बातचीत हो रही है वो आपने अपने मॉड्यूल ए में एक टॉपिक देखा होगा, बेसिकली जिनमें सारे बैंकों का नाम लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स। असल में इस टॉपिक में जितने भी तरीके के बैंक भारत में काम करते हैं उनसे संबंधित सामान्य सी गाइडलाइंस है, उन पर आपसे चर्चा होनी है। इस पे एक क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूं जो पिछली मुलाकात हुई थी, यानी इसमें हम लोग आरआरबीज वगैरह पर बातचीत कर चुके हैं। आज मैं जो टॉपिक आपसे कवर करूंगा या जिन बैंक को आज मैं आपके साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करूंगा वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत आते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनको अलग उद्देश्य के लिए ही स्टैब्लिश किया गया था, जिनका मेन पर्पस था कि रूरल एरिया को, सेमी अर्बन एरिया को सर्व करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, ये इनके मुख्य उद्देश्य में रखे जाते हैं, इसलिए इनको डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इनकी लाइसेंसिंग करता है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स आते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग आपके वो सारे काम करने की अनुमति रखता है जो आपके बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक्स करते हैं और इसमें कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती। तो आज मेरी पूरी आपसे बातचीत होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश कैसे होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या पूंजी है, क्या सामान्य सी गाइडलाइन से ये पूछा जाएगा। जेआईबी का अभी जो पेपर हुआ है, मैं जेआईबी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपकी क्लास है सीआईबी के, लेकिन मैं जेआईबी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दोनों ही पेपर आईएबीएफ सेटअप करता है और ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाले पेपर में है, तो ये टॉपिक आपको जेआईबी में भी मिलेगा। और इस बार स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्वेश्चन पूछा गया था तो जेआईबी में पूछ लिया गया है। टॉपिक सेम है, थोड़ी गाइडलाइंस सीआईबी में ज्यादा है लेकिन टॉपिक सेम है, तो सीआईबी में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो आज हम पूरी बातचीत करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक है क्या? जब मैंने आपको पीछे बताया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स दोनों डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत 2013 और 14 में लाए गए थे। रघुराम गोविंद राजन साहब उस समय हमारे गवर्नर हुआ करते थे। नचिकेत मोर कमेटी, उषा थोराट कमेटी, इन सारी ये कमेटीज इन्हीं से संबंधित है, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स की। स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग से समझने से बेहतर है कि आप एक एक करके गाइडलाइंस पढ़ते चलें, आपको सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं आपको इसका उद्देश्य बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत इसको रखा गया। इसका उद्देश्य था रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज, जहां पर फंड गैप बन रहा है या जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे सेविंग डिपॉजिटर हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, उनको लेंडिंग करना, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग का भी अधिकार रखता है। पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग भी कर सकता है। तो जो फंड गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, एक ब्रिज के रूप में वहां पर काम करेगा। मुख्यतः ये सर्व करता है रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज को, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्बन एरियाज में ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकता है, वहां पर भी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की गाइडलाइंस पढ़ते चलेंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एंटिटीज operating in India with a primary focus on offering basic banking and financial services to underserved and unbanked segments of the population। कहाँ का? तो जो आपकी अभी तक फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर नहीं पहुंच पाई थी, जो अनबैंक्ड एरियाज थे या जो अंडरसर्व्ड एरियाज थे, वहां पर बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज को, लेंडिंग और बोरोइंग के सर्विसेज को उपलब्ध कराना, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। These banks play a pivotal role in the government's initiatives to foster financial inclusion and expand banking facilities across the nation, जो पीछे आपसे बताया गया। और ये जो यहाँ पर फंक्शन लिखे गए, इन्हीं फंक्शन, जिन बैंकों का मुख्य उद्देश्य इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है, वो आपके कहलाते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। अब आते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों की शुरुआत में जब इनको लाइसेंस दिया गया था तो इन दोनों के लिए जो पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो 100 करोड़ रुपए थी। पेमेंट बैंक के लिए भी 100 करोड़ थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी 100 करोड़ थी। पेमेंट बैंक की पेड अप कैपिटल आज भी 100 ही करोड़ है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पेड अप कैपिटल को अब बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। यानी अगर आप अब स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको अब 200 करोड़ रुपए की पूंजी वहां पर लगानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 100 करोड़ रुपए था, पेमेंट बैंक के लिए आज भी 100 ही है। लेकिन अगर कोई यूसीबी का मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो पहले ये समझे
कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है, तो आंसर है हाँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए आज भी 100 करोड़ ही है। तो बाकी सारे फाइनेंस बैंक के लिए तो अब 200 करोड़ रुपए पूंजी बढ़ा के कर दिया गया, लेकिन अगर कोई यूसीबी कन्वर्ट होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो उसके लिए 100 ही करोड़ रुपए की पूंजी है। तो अगर हम इनिशियल पेड अप कैपिटल की बात करें तो कितना है भैया, इसमें 200 करोड़ रुपए 100 से बढ़ाकर। अब इस 200 करोड़ में कम से कम 40%, ध्यान से मेरी एक बात को सुनिएगा, 40% पूंजी कम से कम इनके प्रोमोटर्स को लाना होगा अपफ्रंट। क्लियर है? अगले 5 साल के लॉक इन पीरियड 5 साल है, 5 साल के लिए कम से कम 40% जो है प्रोमोटर्स को इसमें अपनी पूंजी लगानी है, जो फेज मैनर में धीरे धीरे कम किया जाएगा, लेकिन पहले 5 साल कम से कम 40% पूंजी इसमें लगाना पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक और गाइडलाइन ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने एस्टैब्लिश होने के दिन से अगले 3 साल के अंदर अंदर इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाना जरूरी है, बात नंबर 1, और इनकी पूंजी बढ़ के 500 करोड़ रुपए हो जानी चाहिए। तो अगले 3 साल में इनको 2 चीजें करनी पड़ती हैं, यानी बिजनेस कमेंसमेंट के 3 साल के अंदर इनको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, इनको किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है, और अपनी पूंजी को 200 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर देना आवश्यक होता है। अब एक एक करके इसकी गाइडलाइंस पढ़ते चलेंगे, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप इत्मीनान से गाइडलाइंस को समझते चलेंगे, पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको याद हो जाएगा। एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या लोकल एरिया बैंक हो गया, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। इनके अलावा अगर यूसीबी कन्वर्ट होना चाहता है तो वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर पेमेंट बैंक्स भी कन्वर्ट होना चाहते हैं, अगर पेमेंट बैंक्स भी कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के पहले कम से कम 5 साल बिजनेस कमिटमेंट से कम से कम 5 साल पेमेंट बैंक के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो अगर वो 5 साल पूरा कर चुके हैं, बाकी सारी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, तो वो 5 साल के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। दे कैन बी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट और सोसाइटीज। कौन कौन इनको प्रमोट कर सकता है, यानी प्रमोटर के रूप में इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कॉर्पोरेट भी आ सकते हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रमोट कर सकता है। रेगुलेटरी प्रोविजंस पर मैं बात कर रहा हूं, और पहले 5 साल कम से कम प्रमोटर्स का जो हिस्सेदारी वो 40% तो होनी ही होनी चाहिए। एस्टैब्लिश एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अभी एक प्राइवेट बैंक के रूप में काम करते हैं, और इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनको एस्टैब्लिश किया जाता है। लाइसेंसिंग इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है, और वही है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे ही एस्टैब्लिश होते हैं बिजनेस कमेंसमेंट से, मतलब जैसे ही अपना व्यापार ये शुरू करते हैं, बिजनेस कमेंसमेंट से के दिन से ही इनको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। दूसरी अनुसूची में जो बैंक लिस्टेड है उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है, और जैसे ही एस्टैब्लिश होते हैं इनको शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर है? नो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस, इसका क्या मतलब है, इनके लिए कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, ये पूरे भारत में अपनी ब्रांचेस कहीं भी ओपन कर सकते हैं। क्या किसी बैंक के लिए रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। रीजनल रूरल बैंक के लिए रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस क्षेत्र में उनको काम करने की अनुमति मिली उसी क्षेत्र में काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल 2025 से रीजनल रूरल बैंकों के लिए वन स्टेट वन जो है एक रीजनल रूरल बैंक कर रहा हूं, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए रीजनल रूरल बैंक की है, रीजनल रूरल बैंकों के लिए तो वन स्टेट वन आरआरबी, एक स्टेट में एक आरआरबी काम करेगा, तो उस पर जो है रीजनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोकल एरिया बैंक के लिए रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लोकल एरिया बैंक अधिकतम 3 जिलों के अंदर काम करते हैं, तो रीजनल बैंक, लोकल एरिया बैंक, इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऐसा कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरे भारत में कहीं पर भी ब्रांच ओपन कर सकते हैं। मुख्यतः ओपन करते हैं सेमी अर्बन और रूरल एरिया में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, और किया है इन्होंने। क्लियर है? एम टू प्रमोट रूरल सेविंग एंड प्रोवाइड क्रेडिट फॉर लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका एम है भैया रूरल सेविंग को एक्सेप्ट करना, उनके पैसे को मोबिलाइज करना और मार्केट में ऋण बांटना। तो बेसिकली जो फंड गैप बन रहा है उसको ये फुलफिल करना चाहते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन बांटने का अधिकारी होता है, लोन बांट सकता है, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। पेमेंट बैंक जो होते हैं वो लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं होता है। आगे देखिए, 75% ऑफ नेट क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, 50% लोन्स इन 25 लाख रेंज तक। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले इस मामले को समझते हैं। ये दोनों पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर एक ही बात लिखी है क्या? एक ही बात लिखी है, तो ये पॉइंट 7 पॉइंट 8 रिपीट हो गए, इसमें से कोई एक आप पढ़ लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट आरबीआई ने फिक्स कर रखा है? तो आंसर है हाँ। आरआरबी के लिए
और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के लिए भैया जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है वो 75% है, जबकि बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक्स के लिए वो 40% है। लेकिन रीजनल रूरल बैंकों के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अभी ये 75% है। क्लियर है? यानी आप 75% अपने सीईओ बीई या अपने, ध्यान समझिएगा, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी जिसको कहते हैं, एएनबीसी या सीईओबी का 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देना आवश्यक होता है। यही गाइडलाइन आरआरबीज के लिए भी है, तो आरआरबी में भी आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इनको 50% लोन अप टू 25 लाख रुपए तक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया है कि 200 करोड़ रुपए अब हो चुका है, पहले 100 करोड़ था, अभी बढ़ा के 200 करोड़ कर दिया गया है। और अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके लिए आज भी 100 ही करोड़ रुपए है। प्रोमोटर्स नीड 10 इयर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। जो भी इसको प्रमोट करेंगे भैया उनको कम से कम 10 साल का बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में अनुभव होना जरूरी होता है, और कम से कम अपना व्यापार चलाने का 5 साल का अनुभव होना उनके लिए जरूरी है। द इनिशियल प्रोमोटर स्टेक इज 40%। पहले 5 साल उनको 40% तो कम से कम इसमें अपनी शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी, जो अगले 15 सालों में कम करके 15% तक फेज्ड मैनर में लाया जाएगा। क्लियर है? नो ज्वाइंट वेंचर और फॉरेन शेयर होल्डर इज अलाउड एज पर एफडीआई रूल। कोई ज्वाइंट वेंचर या फॉरेन शेयर होल्डर इसमें अलाउ नहीं है, एफडीआई के रूप में इसमें अलाउ नहीं होता है। क्या इनको सीआरआर मेंटेन करना होता है? तो चूंकि ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, इसलिए इन पर सीआरआर और एसएलआर दोनों को मेंटेन करने की लायबिलिटी होती है। अब पीछे मैंने आपसे चर्चा कर ली है, जो पॉइंट 13 लिखा है, मैंडेटरी लिस्टिंग विद इन 3 इयर्स एट नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ वॉलंटरी। किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जरूरी होता है कि जिस दिन वो एस्टैब्लिश, मतलब जिस दिन से उसने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस कमेंसमेंट के अगले 3 साल के अंदर अंदर उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाना जरूरी है, और अपनी नेटवर्थ को 500 करोड़ कर देना आवश्यक होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस इमीडिएटली अपॉन कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये चर्चा भी मैं पीछे आपसे कर चुका हूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस शुरू होने के तुरंत बाद ही इनको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल जाता है। शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, कहां डिफाइन किए गए, ये भी आपसे चर्चा कर दी गई है। Small finance bank will have general permission to open banking outlet from the date of commencement of operation। ये अपना बैंकिंग आउटलेट ओपन कर सकते हैं जिस दिन से अपना बिजनेस शुरू करें उसी दिन से, और ये लगभग वो सारे काम परफॉर्म करते हैं जो आपके कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हैं। पेमेंट बैंक्स कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन इफ दे आर अदरवाइज एलिजिबल एज पर दीज गाइडलाइंस। ये चर्चा भी मैंने आपसे पीछे की कि अगर कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करते हुए कम से कम 5 साल पूरे हो चुके हों तो वो बिल्कुल कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। क्लियर है? इसमें कुछ गाइडलाइंस मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं भैया। पेमेंट बैंक को सीआरआर, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सीआरआर मेंटेन करना जरूरी होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएलआर मेंटेन करना जरूरी होता है। एसएलआर में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, और जो गाइडलाइन मैं आपको एसएलआर के लिए दे रहा हूं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है। ये गाइडलाइन भैया ध्यान से समझिएगा, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी सेम गाइडलाइंस लागू होती है, और ये सेम गाइडलाइन पेमेंट बैंक पर भी लागू होती है। तो पेमेंट बैंक का भी यहीं पर पढ़ लीजिए। वैसे पेमेंट बैंक की चर्चा मैं नेक्स्ट आपसे मुलाकात में करूंगा। क्या गाइडलाइन है कि इनको एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है। मैं फिर से बताऊं, जो गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूं ये गाइडलाइन पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों पर अप्लाई किया जाता है। एसएलआर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनके पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका 75% एक हिस्सा है, उसका जो रिमेनिंग 25% है वो एक हिस्सा है। 75% इनको मेंटेन करना होता है सिक्योरिटीज में। क्लियर है? सिक्योरिटीज में, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनको मेंटेन करना पड़ता है, जिनकी वैलिडिटी हो अप टू 1 ईयर, जिनकी वैलिडिटी हो अप टू 1 ईयर, जैसे कि ट्रेजरी बिल। क्लियर है? तो जो भी इनके पास एनडीटीएल होगा, जो भी इनके पास नेट डिपॉजिट होगा, उसका 75% इनको एसएलआर के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मेंटेन करना है, जिनकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल की हो ही, मैक्सिमम 1 साल की हो, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह हो गया। अब जो 75% मेंटेन करने के बाद जो बचा हुआ 75% है, इनको किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मिलकर कैश के फॉर्म में क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये 25% पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, कॉमर्शियल बैंक के साथ ये मेंटेन कर देते हैं ताकि इनकी जरूरतें पूरी। तो एसएलआर भी मेंटेन करेंगे, सीआरआर मेंटेन भी इनको करना पड़ता है। तो ये भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंतर्गत आता है, पूरी की पूरी चर्चा मैंने आपसे कर ली है। अगली मुलाकात में मैं आपसे बातचीत करूंगा, सब मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत इत्मीनान से पूछा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। आगे जो आपसे मुलाकात नेक्स्ट मुलाकात में करूंगा
उसमें आपसे मैं बात करूंगा पेमेंट बैंक पर, और अभी लोकल एरिया बैंक पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, हम लोकल एरिया बैंक पर भी चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप कहीं से भी गाइडेंस लें, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन आपको एक गाइडेंस में तैयारी करनी चाहिए ताकि आप समय बचा सकें और ठीक चीज आप पढ़ सकें, बेवजह की चीजें आपको ना पढ़नी चाहिए। खैर, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए महापैक है। महापैक 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 वैलिडिटी में आपके लिए आ रहा है। जो सबसे बेहतरीन महापैक होगा वो आपके लिए 1 ईयर होगा, क्योंकि पेपर इसमें 5 और पेपर कठिन होते हैं, इसलिए आप 1 ईयर का महापैक ले, जो आपके लिए बेहतर होगा। महापैक में आपको सारे रनिंग, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे कंपलसरी पेपर की क्लासेस मिलती है और इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी आपको इसमें मिलती हैं। आपको महापैक में इलेक्टिव पेपर अलग से परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच आपके लिए 2.0 बिल्कुल नया बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसमें 6 जुलाई से आपकी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, एकदम फ्रेश बैच है ये, आपके नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। अगर आप महापैक लेते हैं तो आपको ये बैच अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं, ये उसमें आपके लिए एडेड है। सिंगल सब्जेक्ट, अगर सिर्फ किसी का एक सब्जेक्ट है तो आप सिंगल सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं। चारों के चारों कंपलसरी पेपर यहां पर आपको सिंगल सब्जेक्ट में भी दिख रहे हैं। अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर आपके लिए 4 उपलब्ध है। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेंट्रल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और रूरल बैंकिंग है। ये 4 पेपर आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप महापैक ले रहे हैं तो ये 4 पेपर भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कुछ अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होगी महापैक्स में। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, मैं सीआईबी में 2 सब्जेक्ट आपके लिए डील करता हूं, एक बीआरबीएल जो आपका 4th कंपलसरी पेपर है, और एक इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो मैं आपके साथ डील करता हूं। इन दोनों विषयों में अगर आपको कहीं पर कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए यहां पर बना रहता हूं, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, मैं सारी चीजें यहीं से शेयर करता हूं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए है, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है आपके एग्जाम के लिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे मेरी वापस मुलाकात होगी इसके अगले हिस्से पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।